ओके, तो आप लोग अपना कैमरा चाहें तो खोल सकते हैं, लेट इट बी इंटरेक्टिव। तो जो डॉक्टर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ कि आपने बताया था व्हाई यू आर इन अंडर डिप्रेशन स्टेज एंड ऑल यू शुड नॉट डू मेडिटेशन, so why is it suggested as such by you? राइट, तो कुछ जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, जैसे वर्तिका ने अभी जो पूछा है वही क्वेश्चन कि डॉक्टर पंकज, आई रिमेंबर यू मेंशन वंस नॉट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन व्हाइल इन डिप्रेशन, क्यूरियस टू नो व्हाई डिड यू एडवाइज ऑन सच। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विधि चहल ने, दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू बैलेंस स्पिरिचुअल एंड practical life, what are the obstacles in spiritual growth, how to overcome these obstacles, and how to be happy through building spiritual reserves. Dr. Namika Pandey, I would like to understand if meditation can help manage overwhelming emotions and reduce constant overthinking. मीनू भट्ट ने पूछा है, सर आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन समाधि, I want to know the difference between samadhi, dhyan and seven chakras healing. मधुर वाजपेयी ने पूछा है कि प्लीज कवर इन द सेशन, फर्स्ट इज हाउ टू डू मेडिटेशन, सेकंड इज सिंपल स्टेप्स टू इनिशिएट मेडिटेशन। मेरे विचार से ध्यान कोई स्विच ऑन ऑफ प्रक्रिया तो है नहीं, वस्तुतः हम ध्यान में जाते हैं, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। और तीसरा इनका क्वेश्चन है कि जिनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता वो कैसे मेडिटेशन करें। अश्विन वर्मा ने पूछा है, आई वांट टू नो द नीड ऑफ मेडिटेशन ऑन डे टू डे लाइफ एंड इफ पॉसिबल वांट टू हैव ग्रुप मेडिटेशन। ब्रज पांडे, इनका सवाल है, कैन मेडिटेशन बी अ सप्लीमेंट ऑफ मेडिसिन इन क्योर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर एक्सेट्रा। और मिस्टर दिनेश वशिष्ठ ने बहुत बढ़िया गाइडलाइंस ही हमें दे दी थी शुरू में ही। कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग which we do, it is an effortless state and we need to let it happen. It is not an end state but a process where we are just a witness. Nature does what is needed and not what we expect or want. तो मिस्टर दिनेश, आप एक बार अपना कैमरा ओपन कर लें एंड प्लीज इंट्रोड्यूस टू एवरीवन अबाउट योरसेल्फ। Hello, can you hear me? Yes, I can, we can hear you. Okay. Basically, see, I'm a retired man now. Retired from the Air Force after about 35 years of service, and settled down in Gurgaon. And meditation, something which we have been doing. Of course, we had gurus also. I've been initiated long time back, and I've been following this for a long, long time. It's a process, and we are in a journey. So that is, in short, that is what we can say. Rest we can, whatever we interact, whatever the points that come, I think we can discuss it out. In case it clarifies any of the things which, like some questions which have come to you, Dr. Zab. So I think we can discuss that. So in the process, a lot of points will come out. Right, a lot of points will come out, exactly. Right, तो इनके अलावा अगर किसी के मन में कोई और क्वेश्चन है तो पहले उसको भी हम समझ लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सो हेलो अश्विन। हाय सर, कैसे हो गुड अश्विन आप? इवनिंग। हाँ ठीक हो? ठीक है, ओके। ये जी अश्विन का ही आइडिया था कि हमें एक ग्रुप मेडिटेशन कराना चाहिए। राधिका चंडोक ने हैंड्स रेज किया है, एनीथिंग यू वांट टू से? Good evening, sir. गुड इवनिंग राधिका, हाउ आर यू?
I'm fine. How are you, sir? Yeah, I'm good. I just want to share one thing. I have attended a meditation in Lonavala Hmm. by Dr. Balaji Tambe, and it was on Sanskrit shlokas. Hmm. So I just want to suggest if we can use that also. That's really wonderful. राइट, ठीक है, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे एट द रेलेवेंट टाइम। राइट, तो अश्विन ने लास्ट सेशन में और उससे पहले भी जब हमने कम्युनिटी फॉर्म किया था, तो सबसे पहले अश्विन का आइडिया था कि एक ग्रुप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अश्विन मेरे साथ कई साल से जुड़े हुए हैं और ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और ध्यान और समाधि सीखने के लिए, लेकिन मैं जान के इनको मना कर रहा था या अवॉइड कर रहा था मैं इनको। और इसका बहुत बेसिक रीज़न क्या है कि जैसा वर्तिका ने सबसे पहले पॉइंट रेस किया है कि मैंने पहले सेशंस में और ग्रुप पर भी मैंने कई बार कहा है ये कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनके लिए मेडिटेशन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं और जो कि मेडिटेशन उन्होंने शुरू कर दिया, कहीं से भी उन्होंने शुरू किया हो, लेकिन वो डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की जो स्टेट है उनकी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो एक चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारी एक जो बायो एनर्जी है, हम जब भी उसको टच करते हैं या उसको हम कुछ भी रेगुलेट करते हैं या हम उसको एक्साइट करते हैं, तो उसमें बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। आप सब ये देखें कि हम जो खाना खाते हैं, जो हमारी ऊर्जा पैदा होती है, जो एनर्जी है, वो हमारी नेवल चक्र पर जो है वो स्टोर्ड होती है, और नेचर ने उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हमें जो एक नेचुरल प्रोसेस दिया है वो क्या है, वो है सेक्स। हम सेक्स में उस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं एंड वी एक्सपीरियंस द प्लेजर। अब ये करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की या किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर अब हम इस एनर्जी को ऊपर के चक्रों पर लेकर जाते हैं और ऊपर के चक्रों से रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी इस चीज़ को समझ पाएँ। आप सब जानते हैं कि अगर हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी टांगें मजबूत होती हैं, हेल्थ हमारी अच्छी होती है, हम सब जानते हैं इस बात को। अब सोचिए कि कोई एक बच्चा है या कोई इंसान है, उसने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा और उसने ये सीख लिया कि दौड़ लगाने से हमारी टांगें मजबूत होती हैं। अब अगर इसके पैर में फ्रैक्चर है और ये सिर्फ बात को सुनकर दौड़ना शुरू कर देगा तो क्या होगा? अब इसके लिए ये जो दौड़ना है ये नुकसानदायक होगा, इससे उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, राइट? तो हम कब दौड़ सकते हैं? जब हमारी हेल्थ ठीक है, जब हमारी टांगें मजबूत हैं, उस टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आप सब लोगों से अलग-अलग समय पे मैंने ये शेयर भी किया है कि जब हम एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, उस टाइम आप कुछ भी कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं और उस टाइम अगर हम अपनी बायो एनर्जी को टच करते हैं, अगर हम ऊपर के चक्रों में लेके जाते हैं, तो वो हमें नुकसान भी दे सकता है। जैसे प्राणायाम, अब इसके बारे में हम सब जानते हैं, बोलते हैं कि प्राणायाम जो है वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि प्राणायाम से जो एनर्जी रेज़ होती है, एक्साइट होती है, अगर हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, तो ज़्यादा प्राणायाम करने से हमारा गुस्सा और हमारी सेक्सुअलिटी दोनों चीज़ें बढ़ सकती हैं। क्योंकि प्राणायाम ने एनर्जी तो रेज़ कर दी, लेकिन अब हमें उस एनर्जी को यूज़ करना नहीं आता है। तो कहाँ पे निकलेगी एनर्जी? जो नेचर के प्रोसेसेस हैं। मैंने कई केसेस अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किए हैं जिनके साथ मैंने काम किया है कि प्राणायाम करने से उनका एग्रेशन, उनका एंगर इशू बढ़ जाता है। तो अश्विन, मैं क्यों आपको इतने टाइम से मना कर रहा था? क्योंकि अभी आप जो है उसके लिए तैयार नहीं थे कि आपको अभी मेडिटेशन में लेके जाया जाए।
लेकिन क्योंकि अश्विन ने ये सवाल डाला तो मैंने कहा चलो औरों का भी एक बार पोल लेकर देखते हैं कम्युनिटी पे, और मैंने देखा आई वाज सरप्राइज दैट मोर देन 40% ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। तो फिर अब मुझे लगा कि अब हमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट इस पे करने की ज़रूरत है। तो आज हम पहले समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है। जैसे किसी का सवाल है कि ध्यान और समाधि और चक्रास हीलिंग के ऊपर बात करें, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो अपने अंदर ही है, अपने सोल में ही है। जब हमारी एनर्जी अपने सोल को ही एक्सपीरियंस करती है, दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि। अब क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझें कि एक सूरज है। अब सूरज की जो एक किरण है वो संसार में जाती है, सूरज से दूर जा रही है, लेकिन वो जब वापस अगर सूरज की तरफ लौटने का काम करे, दैट इज नोन एज मेडिटेशन। मीन्स द रिटर्निंग कॉन्शियसनेस इज नोन एज मेडिटेशन। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी जो एनर्जी है, उसका जो फोकस है वो अपने अंदर ही है, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं जानता है। सो वी कैन से दैट ही इज इन स्टेट ऑफ समाधि। या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी वो माँ के गर्भ में है, उस टाइम पे ही इज इन स्टेट ऑफ समाधि, राइट। अब जब ये बच्चा पैदा होता है, अब जब ये बड़ा होगा, अब इसकी चेतना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो ध्यान है वो बाहर की ओर आना शुरू होता है। तो सबसे पहले इस बच्चे के रास्ते में, इसकी कॉन्शियसनेस के रास्ते में क्या मिलता है? इमोशंस, जो हम सब जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड है। अब ये बच्चा जो है अपनी इमोशंस को पहचानने लगता है। अगर उसका पेट भरा है और डायपर सूखा है तो वो खुश है, अगर उसको भूख लगी है तो वो रोना शुरू करता है। यानी अब हंसना है, रोना है, सुख है, दुख है, ये सारी इमोशन से उसकी जान पहचान होनी शुरू हो जाती है। अब जब और बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो ये कॉन्शियसनेस जब और बाहर की तरफ जाती है तो ये कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, लॉजिक है। अब बच्चा सोच पाता है, डिसीजन ले पाता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए सही होगा। अब इसको जो है ये डिसीजंस लेना शुरू करता है। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने कॉन्शियस माइंड के साथ। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब हमारी कॉन्शियसनेस और जाती है, तो अब हमारा शरीर है। अब शरीर में उसको जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको साफ सुथरा रखेगा, उसको सजाता है, स्मार्ट लिखने की कोशिश करता है। यानी अब उसकी कॉन्शियसनेस शरीर पर आ चुकी है। शरीर के बाद जब वो और बाहर जाता है तो अब उसका परिवार है, लोग हैं, उनसे उनकी उसकी जान पहचान होती है, समाज को जानता है। और फिर ये बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर अपने करियर में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये पढ़ाई करता है, जॉब करता है, पैसा कमाता है। अब ये जो जर्नी है कॉन्शियसनेस की, जो हमारी सोल से बाहर की तरफ जाती जा रही है, ये जर्नी हम सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और हम संसार में चले जाते हैं। जब ये हमारी कॉन्शियसनेस वापस लौटकर अपने चैतन्य पर, अपनी आत्मा पर पहुंचती है, दिस रिटर्निंग पाथ ऑफ द कॉन्शियसनेस इज नोन एज मेडिटेशन, राइट। यहाँ पर अगर हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें तो गौतम बुद्ध का आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड है विपस्सना ध्यान। विपस्सना वर्ड का मतलब क्या होता है? विपस्सना आता है पश्य धातु से। पश्य का मतलब होता है देखना, विपस्सना का मतलब है लौट कर देखना, मुड़ उल्टा होकर देखना। तो विपस्सना का भी मतलब यही है कि जो मेरी चेतना बाहर संसार को देख रही है उसको लौट कर देखें, यानी वापस अपने सोर्स पर जब आना शुरू करती है, दिस रिटर्निंग पाथ इज नोन एज मेडिटेशन। अब अगर ये इतना आसान है तो हमारी चेतना फिर वापस क्यों नहीं आती? फिर तो मेडिटेशन बहुत ही आसान हो जाए, जैसे मिस्टर दिनेश वशिष्ठ जी ने बताया था कि इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट टू बी विटनेस। ये आसान क्यों नहीं है? क्यों हम जो है मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं? या बहुत सारे मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और बात करते हैं कि सर मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत विचार आते हैं, ध्यान लगता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा एक कंसर्न रहता है, एक फीलिंग रहती है।
तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे डॉक्टर मीनल ने आज ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर मीनल का मैसेज अगर आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। सो एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज मिसिंग टाइल सिंड्रोम? ओके, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब क्या है। आप सोचें, आप एक बहुत बढ़िया सुंदर होटल में गए हैं जहाँ पे बहुत सारी टाइल्स लगी हुई हैं, और अगर एक टाइल उसके अंदर मिसिंग है तो हमारा जो ध्यान है वो उसी टाइल पर जाता है जो मिसिंग है। बाकी जो इतनी सारी जो टाइल्स अवेलेबल हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझें कि हमारे मुंह में बहुत सारे दांत हैं, लेकिन जो दांत टूट जाता है हमारी जीभ जो है उसी दांत पर जाती है, उसी को टच करती है बार बार, राइट। यानी हमारा फोकस, हमारी एनर्जी, हमारा कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है? जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी कोई पेन एरिया है। जैसे आप सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी आपका जो पूरा ध्यान है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर है, लेकिन सोचिए कि आपके हाथ पर अगर एक मच्छर काटता है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस मच्छर के काटने पर, उस पेन पर हमारा चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कॉन्शियसनेस की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कि वो वहीं जाती है जहां पर देर इज अ पेन और देर इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, राइट। अब एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी चेतना बाहर संसार में तो चली गई, लेकिन अब जब लौटना शुरू करती है तो क्या होता है, अगर उसका अपना सोशल सर्कल, उसके रिलेशंस ठीक नहीं है, परिवार में दोस्तों के साथ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशंस ठीक नहीं है तो क्या होगा, वो जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस उन्हीं पर जाकर अटक जाएगी, और आप कितना भी कोशिश कर लें ये वापस अपने सोर्स पर नहीं जा सकती है। आप लोग अपने एक्सपीरियंस से देखें कि जब हमारे घर में किसी से अगर झगड़ा हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारा ना काम करने का मन करता है, ना हम रिलैक्स कर पाते हैं, हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन 100% उसी पेन एरिया पर अटकी रहती है, राइट। अब जब हम करियर की बात करते हैं, हमें एक सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और अगर किसी के जो है अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसा सफिशिएंट नहीं कर कमा पा रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम नहीं आ रही है, तो सारा फोकस जो है, हमारी कंसंट्रेशन जो है वो उसके ऊपर ही, अपने करियर पर ही अटक जाती है, राइट। इसके बाद हमारा, जब हम वापस लौटेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को रास्ते में, तो अब आएगा हमारा कॉन्शियस माइंड। अगर हम कन्फ्यूजन में हैं, अगर हमें एंग्जाइटी है, अगर हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, अब क्या होगा, अब मेरा सारा ध्यान उस डाउट पर, उस कन्फ्यूजन पर आकर अटक जाएगा। और अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारी इमोशंस हैं, अगर मुझे, मेरे मन में डर है, कोई गुस्सा है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, गिल्ट्स हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ लव है, जेलसी है, हेट्रेड है, अगर कोई भी हमारे मन में इमोशन है तो मेरी चेतना जो है यहाँ पर अटक जाती है। और जब हमारी चेतना इन सब एरिया से फ्री हो पाती है, तब जाकर ये अपने सोल पर जा पाती है, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर पाती है, राइट। अब जब तक हम इनको क्लीन नहीं करना सीखेंगे तब तक हम मेडिटेशन के लिए तैयार नहीं हैं। अब कॉन्कर द सक्सेस में ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें आप सब जानते हैं कि हम एक एक लेवल से आपकी कॉन्शियसनेस को फ्री करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने कहा, द आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, हमारा करियर है। तो यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं कि कैसे हम टाइम मैनेज करें, कैसे हम गोल सेट करें, कैसे प्रोएक्टिव अप्रोच करें, हैबिट फॉर्मेशन हम कैसे करें। और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं या सक्सेस नहीं मिलती है और हम फेल हो जाते हैं, तो कैसे हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करें, ये हम पूरा डिस्कस करते हैं सक्सेस मॉड्यूल के अंदर। करियर काउंसलिंग भी करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेटर्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप सही करियर चूज करके उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो जब हम अपने करियर में सक्सेस की तरफ चले जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब मेरी कॉन्शियसनेस वहाँ पर नहीं अटकेगी, और अब हम अपने रिलेशंस पर आते हैं।
तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दूसरा जो मॉड्यूल है हमारा दैट इज़ ट्रेनिंग और काउंसलिंग्स है, जहाँ पे कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो पेरेंट काउंसलिंग करते हैं, मैरिज काउंसलिंग करते हैं, बॉस और सबॉर्डिनेट के रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, वर्क प्लेस काउंसलिंग है, या फिर इंडियन फैमिलीज़ में हम लोग देखते हैं कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशंस ख़राब होते हैं, उसकी हम लोग स्पेसिफिक काउंसलिंग्स करते हैं। पर्पस क्या है काउंसलिंग करने का? ताकि मेरी कॉन्शियसनेस मेरे रिलेशंस में कहीं पर भी ना अटके, मेरे सबके साथ संबंध जो है वो मधुर बने, बढ़िया बने। फिर हम जब सबकॉन्शियस माइंड पर जाते हैं तो हम लोग हिप्नोथेरेपी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ताकि वो जो सारी इमोशंस हैं, हमारी फियर हैं, एंगर हैं, गिल्ट हैं, ट्रॉमास हैं, उनको हम डील करना सीखें, उनको हील कर पाएँ। और ये सब जर्नी करने के बाद ही हम तैयार होते हैं मेडिटेशन में जाने के लिए। और मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मेडिटेशन पर काम करते हैं, सिखाते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है। लेकिन वो इन एरियाज़ में काउंसलिंग उसमें इंक्लूडेड नहीं है, हिप्नोथेरेपी इंक्लूडेड नहीं है, सक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। जो लोग सक्सेस कोचेज़ हैं वो हमारी इमोशंस और हमारी मेडिटेशन पर काम नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वर्ल्ड में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि होलिस्टिकली आपकी कॉन्शियसनेस को A to Z पूरा फ्री करके अंदर हमारे समाधि तक हमें लेकर जाता है। और होता क्या है कि जब हम जैसे डिप्रेशन में हैं, अब डिप्रेशन में तो हमारा वैसे ही कुछ काम करने का मन नहीं करता है। अब एक आदमी डिप्रेशन में है और वो किसी एक गुरु के पास जाता है और वो मेडिटेशन करने का कुछ टेक्निक सीख जाता है, अब वो डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हमारे ही ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी में एक है, उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया है। उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि वो मेरे साथ उनकी काउंसलिंग चल रही थी। ही केम व्हेन ही वाज इन अ सीवियर डिप्रेशन स्टेट, और मुझे बिना बताए उन्होंने अपना विपस्सना की एक बुकिंग करा दी। अभी वो तैयार नहीं थे मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन वो विपस्सना चले गए और वहाँ पे 13-14 मुझे पता नहीं कितने दिन का प्रोग्राम होता है, और वो उतने दिन पूरा दिन वो वहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाए, बीच में ही निकल कर उनको भागना पड़ा। ही सेड कि सर मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आ रहे थे जो मुझे परेशान कर रहे थे विपस्सना करते हुए। तो इस चीज़ पे मैं बहुत एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि मेडिटेशन तो हम सब कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो मेडिटेशन जो है हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। राइट, तो एनी क्वेश्चंस आप लोगों के अब तक जो हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में, या दिनेश जी अगर इस पे कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में तो। नहीं, आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं चीजें। और एक चीज जो आपने कहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी राइट, कि जो भी हमारी विकार हैं या वासनाएं हैं, जब हम मेडिटेशंस में जाते हैं तो एक बार वो भड़कती हैं, वो बढ़ती हैं, बिकॉज एनर्जी राइज हो रही है। जब एनर्जी रेज होती है, एक्चुअली वो भी एनर्जी ही है, एनर्जी का ही एक रूप है। जब एनर्जी बढ़ती है तो ये नेचुरली इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो उसी हिसाब से बढ़ती भी है। तो जैसे आप बता रहे थे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड, एंड वी इफ यू आर अवेयर ऑफ इट एंड वी स्टार्ट वॉचिंग इट, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, प्रोवाइडेड वी नो हाउ टू गो अबाउट इट इन द राइट मैनर। इसको अगर हम ठीक तरीके से करेंगे, बिकॉज कैथारसिस होना बहुत जरूरी है। कैथारसिस कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किसकी गाइडेंस में हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ब्लाइंडली अगर हम करेंगे तो वी कैन लैंड अप इनटू प्रॉब्लम्स, एज डॉक्टर गुप्ता इज सेइंग, उसमें दिक्कत आ सकती है। और इसके बहुत सारे और डायमेंशंस हैं, बहुत सारे और आयाम हैं। ऑब्वियसली 1 घंटे में तो बहुत सब ये कवर नहीं होगा, बट जो बेसिक्स बिल्कुल जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेडिटेशन हम कैसे करें, गुरुज मेडिटेशन आजकल बहुत यूट्यूब में बहुत हैं, या बहुत सारे लोग सिखाने के लिए भी हैं, बट टू गेट इनटू द राइट प्लेस एट द राइट फॉर द राइट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करें कि ऐसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है,
उसके ग्राउंड फ्लोर पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर से जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर सबकॉन्शियस या उसको हम बोल सकते हैं वहाँ पर बेसमेंट है, और बेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो सामान हमारे डे टू डे यूज़ का नहीं है वो सब उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं। और जब हम कॉन्शियस, जैसा हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं जो हायर स्टोरीज हैं, तो अब इसको अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस से कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड, जो विचार करता है, सोचता है, एनालाइज करता है। कॉन्शियस माइंड से नीचे जब हम जाते हैं दैट इज नोन एज सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सारी इमोशंस वहाँ पर स्टोर्ड हैं, एंगर है, फियर है, गिल्ट है, ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। और जब हम कॉन्शियस के ऊपर की जर्नी पर जाते हैं दैट इज नोन एज सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस मतलब वो हमारी सोल, वो हमारी एनर्जी, जिसकी वजह से हमारा शरीर, हमारा मन काम करता है, जिसको हमारे संत ने ध्यान को एक और भी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो कहते हैं अमनी अवस्था जो है वो ध्यान है। अमनी अवस्था मतलब ट्रांसेंडिंग योर माइंड, गोइंग बियॉन्ड योर माइंड, दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन और दैट इज सोल, राइट। अब ऐसा देखिए कि अगर हम डायरेक्टली अपनी जर्नी ऊपर की तरफ करते हैं, सुपर कॉन्शियस में करते हैं, और अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जैसे मिस्टर वशिष्ठ ने कहा कि विकार वर्ड अच्छा उन्होंने यूज किया, जैसे विकार हैं, अब क्या हो रहा है कि हमने अपने बेसमेंट को तो क्लीन नहीं किया और हम सुपर कॉन्शियस पर चले गए मेडिटेशन करने के लिए। उससे क्या होगा, वो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो इस सब कॉन्शियस की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा टर्बुलेंट कर देगी, और ज़्यादा इसको परेशान करेगी, राइट। तो इसलिए जब मैंने देखा कि हमारे कम्युनिटी में करीब 40% के करीब लोग हैं, और उससे ज़्यादा ही लोग हैं जो मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं, और जैसा अभी दिनेश जी ने कहा है कि 1 घंटे में तो हम मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है जो मैं आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इससे रिलेटेड जो है, मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसका मैं आपको कंटेंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। और आई वुड रिक्वेस्ट दिनेश जी, अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ और कंटेंट भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, तो आई विल सीक योर गाइडेंस आल्सो ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब जो ठीक इसके ऊपर वी विल सी हाउ थिंग्स मूव, और उसके ऊपर आई थिंक वी कैन बिल्ड ऑन इट, हाँ, तो बिकॉज मैंने एज कुछ टॉपिक्स मैंने किए हैं विच आई एम प्लानिंग कि जो लोग हम स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन मॉड्यूल में जाते हैं इसको करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम ये पूरी जर्नी करते हैं इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। अश्विन बहुत साल तक मेरे साथ, करीब साल 1.5 साल मेरे साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगा कि अभी ये रेडी हैं उसके लिए। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, और जब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने कुछ एक क्रैश प्रोग्राम टाइप का बनाने की कोशिश की है कि हम जो नीचे के मॉड्यूल्स हैं उनको सेलेक्टिवली पकड़ें और एक स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करें। तो इसमें जो मैं इसमें टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ इन दिस मॉड्यूल, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एसेंशियल्स ऑफ हैप्पीनेस। जैसे मैंने कहा कि अगर हम खुश नहीं हैं तो उस समय मेडिटेशन हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो हम कुछ हैं, जैसे आप करते हैं ना, हम एक जर्नी पे जाते हैं तो हम कुछ खाना पीना, पानी की बोतल, कैमरा, ज़रूरत का सामान साथ लेके चलते हैं। इसी तरह से मैंने एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ हैप्पीनेस। उन चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, उन स्किल्स को अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम काफ़ी कुछ हैप्पीनेस की तरफ हम जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग कवर करेंगे वो है रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या करते हैं, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाना तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं है, वो रिलीजन का पार्ट है। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कन्फ्यूजन है, तो हमें इसको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिलीजन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिलीजन, एंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ दे आर डिफरेंट। तो ये एक मैं सोच रहा हूँ एक दूसरा टॉपिक हम जो इसमें कवर करेंगे। इसके बाद जो मैंने हमारा जो एक कॉन्कर द सक्सेस प्रोग्राम है, जो मैंने कहा कि हम एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
मेडिटेशन या योग के बारे में बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऋषियों ने इसके ऊपर बात की है, लेकिन अगर मैं अपनी नॉलेज से देखूं तो मुझे लगता है कि पतंजलि जो हैं उन्होंने योग को सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रेजेंट किया है। महावीर हैं, कृष्ण हैं, जीसस हैं, बुद्ध हैं, मोहम्मद हैं, इन सब ने अपने अपने तरीके से वही बात को कहा है, लेकिन पतंजलि ने जिस तरीके से रखा है, एक कॉमन आदमी जो अपने संसार में उलझा हुआ है, वहाँ से कैसे स्पिरिचुअलिटी तक वो जा पाए, एक गहरी समाधि तक जा पाए, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से जो प्रेजेंट किया है स्पिरिचुअलिटी को, वो है पतंजलि। तो हमें पतंजलि का जो अष्टांगिक योग है, इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। नॉट दैट कि हम पूरा पतंजलि योग सूत्र कवर करेंगे, नहीं, लेकिन वहाँ से जो हम एक रोड मैप, एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, हम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे, तो उसको भी हमें जानना ज़रूरी होगा। इसके बाद आता है कि अनकंडीशनल हैप्पीनेस के लिए, जैसे हमारा ऋषि बोलता है कि षट रिपु, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। षट रिपु क्या है? षट का मतलब होता है 6 और रिपु का मतलब होता है दुश्मन। षट रिपु मतलब ये 6 दुश्मन हैं जो मुझे एनलाइटनमेंट के रास्ते में खड़े हैं, जो मुझे एनलाइटनमेंट तक नहीं जाने देते हैं या अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक नहीं जाने देते हैं। और वो 6 दुश्मन क्या है? वो हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मत्सर है। मद यानी अहंकार और मत्सर यानी ईर्ष्या या द्वेष। डॉक्टर अनामिका, आप नोट करना चाह रही हैं इन पॉइंट्स को? आपने मुझसे कुछ कहा सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ आप इनको नोट करना चाह रही हैं, तो मैं दोबारा बोलूं या? नहीं नहीं ओके, नहीं नहीं नहीं, आई गॉट दैट। मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रही हूँ अपने फर्दर रेफरेंस के लिए। तो ये थैंक जो यू। षट रिपु है, इसमें हम 6 के 6 दुश्मनों को समझेंगे, बात करेंगे और उनको जीतने के लिए हमें जो भी टेक्निक्स करने की ज़रूरत है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद आता है डुअलिटी वर्सेस नॉन डुअलिटी। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो चेतना है, जब भी बाहर निकलती है, ये पूरा संसार जो है डुअलिटी पर बना है। हमारे मन में अगर अच्छी इमोशंस हैं तो बुरी इमोशंस भी हैं। इंटेलेक्ट के लेवल पर देखें तो कभी पॉजिटिव थॉट्स हैं तो कभी नेगेटिव थॉट्स हैं। बॉडी के लेवल पर देखें तो कभी हेल्थ है तो कभी बीमारी है। लोगों में, संसार में देखते हैं तो कुछ लोग हमारे दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। करियर में बात करते हैं तो कभी लाभ है, कभी हानि है। यानी ये पूरी सृष्टि जो है डुअलिटी पर बनी है, और जब तक हम इस डुअलिटी में उलझे रहेंगे, जब तक हम उस डुअलिटी के साथ एसोसिएट करते रहेंगे अपने आप को, हम कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, डुअलिटी को पूरा डिटेल में समझेंगे और नॉन डुअलिटी को भी समझेंगे, जहाँ पे कि हमारा ऋषि बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, या तत्वमसि श्वेत केतु, जो तुम हो वही मैं हूँ। तो उसको हम लोग पूरा इस प्रोसेस को समझेंगे। और इसके बाद हमारे जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस जिसकी मैंने बात करी, दिनेश जी ने भी सबसे पहले जो मैसेज में यही डाला था कि इट वी आर जस्ट अ विटनेस ऑफ एवरीथिंग। तो व्हाट इज दिस विटनेसिंग एंड हाउ माय कॉन्शियसनेस कैन स्टार्ट विटनेसिंग एवरीथिंग, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे चक्रास हैं हमारी बॉडी में, जो फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है लेकिन एस्ट्रल बॉडी में हम इसको मानते हैं कि वो 7 चक्र हैं जो एनर्जी कंसंट्रेटिंग पॉइंट्स हैं। तो वो क्या चक्र है, कैसे हम उसको किस चक्र का क्या कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में है, और किस चक्र से हम मेडिटेशन में जा सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं, और कौन से चक्र से हम समाधि में। तो ये चक्रास के बारे में भी हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद फिर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हो सकते हैं। मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत तरीके की मेडिटेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। बट मेडिटेशन टेक्निक क्या यही मेडिटेशन है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं कि मैं तो विपस्सना करता हूँ और मैं जो है डायनामिक करता हूँ, या मैं जो है सुदर्शन क्रिया करता हूँ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की टेक्निक्स बताई हैं। अब हम टेक्निक्स में ही उलझ जाते हैं, तो टेक्निक्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि टेक्निक्स और मेडिटेशन की स्टेट में, दोनों में क्या अंतर है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं सोच रहा हूँ इसको कवर करेंगे, और फिर हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे जिसके अंदर कथारसिस वाली एक टेक्निक, बहुत डायनामिक मेडिटेशन है, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। बाकी हम लोग ये है कि एज वी प्रोसीड विद दिस स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन मॉड्यूल,
तो आप लोगों के जैसे क्वेश्चंस आएंगे, वी विल आल्सो गेन विजडम ऑन द पाथ, और थोड़ा बहुत इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली दिनेश वशिष्ठ जी ने कनेक्ट किया है, जिनका बहुत ही मैं तो उनको बहुत साल से जानता भी हूँ, और मुझे ये भी पता है कि ये काफ़ी टाइम से जो है स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड रहे हैं। तो दिनेश जी, आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो हम इनके अलावा भी हमें कवर करना चाहिए, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स अबाउट द मेडिटेशन, तो आप उसके बारे में प्लीज गाइड करें हम लोगों को। डॉक्टर साहब, आपने जो बेसिकली एक चीज जो आपने कही, पतंजलि की हम बात करते हैं, पतंजलि गिव अस स्ट्रक्चर, यम नियम धारणा, वो आगे यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, एक उन्होंने स्ट्रक्चर दिया विच मेक्स ए कॉमन पर्सन, नॉर्मल पर्सन who's actually involved in the material life can move according to that line. And finally, जो उन्होंने जिस एंड की तरफ वो जा रहे हैं, जब वो चित्त वृत्ति निरोध की बात करते हैं, बेसिकली ऑल दी जो वृत्तियां, वृत्ति इज द राइट वर्ड, एक्चुअली देयर इज नो पैरेलल वर्ड इन इंग्लिश, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच यू कांट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड गेट द राइट मीनिंग। सो वो वृत्तियों को निरोध करना, वृत्तियां जब वो वापस आनी शुरू होती हैं, जैसे आप शुरू में जो चेतना की बात कर रहे थे, that is where it starts getting into the from physical to metaphysical side. So that is what Patanjali gave us the structure. जो आप जैसे कह रहे हैं, ये sequence is quite right. Basics पहले हम कवर करें, हमें करना क्या है, क्यों करना है। एक और चीज जो आप रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, मंदिर जाते हैं, हम इधर जाते हैं, वो जाते हैं, बट मंदिर जाते किस लिए? What is the issue? हमने what are we looking for? Okay. So are we looking for some material help, support? That is how we are going to some temple or mandir? Or are we looking for something beyond what we see? जो हम देख रहे हैं तो सब illusion है actually तो. Okay, basically it's all energy. Okay, all manifestation of energy, whichever way, whatever is visible and whatever is non-visible, everything. तो हमने एक बेसिक स्टेज से मेडिटेशन को समझ करके, मेडिटेशन प्रोसेस है, इस चीज को समझ करके एंड व्हाट इज द एंड स्टेट, उस तरफ जाएंगे। तो उस तरीके से हम स्ट्रक्चर करें, लाइक व्हाट यू सेड इज द राइट सीक्वेंस। इस तरीके से हम जाएं, पहले बेसिक्स को समझें, फिर कुछ जो भ्रांतियां हैं हमारे मन के अंदर वो क्लियर होनी शुरू होंगी, तो क्लैरिटी आनी शुरू होगी। देन वी कैन मूव ऑन टू टेक्निक्स, हाउ टू क्लियर सर्टेन थिंग्स, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू हायर थिंग्स। इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। मिस्टर सुभाष झकमुला ये भी आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और सुभाष जी का भी जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में। तो अब तक ये हमको बहुत शांति से सुन रहे हैं। तो मिस्टर सुभाष, आप कुछ इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, जो हम इसको और रिफाइन के और बेटर बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to share. आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो आई जस्ट वांट टू ऐड कि जैसे आपने बताया कि लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन क्यों करना है, मेडिटेशन क्या होता है, वो बिना जाने करते हैं। तो लोगों को वो जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेडिटेशन कराते हैं, बट वो उसको एक मार्केटिंग हुक जैसा यूज़ करते हैं, सो दैट पीपल गेट कनेक्टेड टू देम। और फिर वो जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया कि मतलब पीपल जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट यू एंड दे जस्ट वांट टू पॉलिश योर ईगो जस्ट टू एक्सप्लॉइट। तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों को खुद पहले समझना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करना है। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये अवेयरनेस आएगा, जब हम अपने अंदर खुद कनेक्ट हो पाएंगे, तो फिर आगे हम लोग सुपर सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सर। बहुत ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था कि हम मेडिटेशन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में भी मैंने इसको देखा है। जैसे आप सब लोग तो मुझे जानते ही हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, और मैंने 17 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है एट ए लीडरशिप पोजीशन, और 2010 से जो है वो मैं इस पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रोफेशन में हूँ। एंड सिंस 2005 आई एम अ डिसाइपल ऑफ ओशो, और मैं 2005 से रेगुलर मेडिटेशंस में कर रहा हूँ। मैंने खुद इस चीज़ को मैंने देखा है कि जब हम लोगों से बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में, तो कहते हैं ये तो सर जो है
बात कहने सुनने करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये तो बुढ़ापे का काम है, इसको तो हम डे टू डे लाइफ में तो नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे थ्रू परमात्मा एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि एक तो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और मेरा एक टेक्निकल नॉलेज है, इंजीनियरिंग है, तो यानी आई नो कि हमें कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे आप जो लोग मेरे पास कनेक्टेड हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं कितने सारे लोगों के साथ जो है कॉर्पोरेट में अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, उसमें भी मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। यानी एक साइड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है कि वर्ल्डली लाइफ में हमें सक्सेसफुल बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ मेरा जो एक एक्सपीरियंस है दैट इज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट। तो शायद परमात्मा मेरे से यही कराना चाहता है कि कैसे हम इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर सकें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे साइंस में ना न्यूटन ने कुछ फार्मूले दिया, सभी साइंटिस्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है या मोशन है या वेव्स हैं या मैग्नेटिज्म है, सबके अलग अलग फार्मूले साइंस ने दिए हैं। हम उस फार्मूले को यूज करके हम कितना एडवांटेज हमने करा, 3 लॉज ऑफ मोशन करके हम जो है चांद तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से हमारे ऋषियों ने भी हमें जो फॉर्मूले दिए हैं ना वो बिल्कुल प्रिसाइज है। जैसे मैं षट रिपु की बात करता हूँ, अब इस षट रिपु का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 ही चीजें हैं जो आपको एनलाइटनमेंट तक जाने से रोकती है। इज इट नॉट अ फॉर्मूला विच न्यूटन सेज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? पॉइंट सिर्फ ये है कि हम इन चीजों को डिकोड करना नहीं जानते हैं, और इनको हम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें हम ये नहीं जानते हैं। गैप कहाँ आ जाता है कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो एनलाइटन मास्टर्स हैं, उनके पास कॉर्पोरेट की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि आज का जो इंटेलेक्चुअल यूथ है उसको एक गैप लगता है, उसको लगता है कि यार बातें सुनने कहने में तो बड़ी अच्छी हैं, बोलने में, डिस्कस करने में बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और आप में से बहुत सारे क्लाइंट्स में देख रहा हूँ ऐसे हैं जो कि इस हैप्पीनेस की जर्नी पर मेरे साथ चले हैं। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कैसे हम वो जो ऋषियों से हमने जो एक फॉर्मूले सीखे हैं, जो श्लोक हमने सीखे हैं, उनको हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। तो ये मेरा हमेशा एफर्ट रहता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को एक कॉमन मासेस तक, एक उस इंसान के पास लानी है जो कि कॉर्पोरेट के अंदर कहीं पे वो रीजनल हेड बना है या कहीं पे ग्लोबल डायरेक्टर बनकर बैठा है। उसको ये लगना चाहिए कि मैं अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ अगर मैं वो स्पिरिचुअलिटी के जो फॉर्मूले हैं उनको मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करूँ। तो ये मेरा एक प्रयास है, और मुझे लगता है कि एक ये यूनिक प्लेटफॉर्म बना है गुरु की कृपा से, कॉन्कर दी सक्सेस, जहाँ पे हम हर लेवल पे जहाँ भी हमारी कॉन्शियसनेस अटक सकती है हम उसको क्लीन करके अंदर हम एनलाइटनमेंट तक हम उसको ले जा सकते हैं। राइट, तो मैम क्वेश्चंस को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जैसे वर्तिका, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन था कि हमें इसको क्यों डिप्रेशन में यूज नहीं करना चाहिए मेडिटेशन को, आई थिंक दैट इज आंसर्ड। अगर आपका कुछ और इसमें डाउट है तो हम बात कर सकते हैं इस पे। Yes, I think it is clearly and very well answered. Thank you for that. But एक चीज और भी था मेरा जो मैं ऐड करना चाह रही थी, मीन्स आई स्टार्टेड when I started sessions with you. So I think once or twice you took me to the meditation stage, and उसके बाद I mean I felt very relieved. But when I try to do on myself, तो वो एक concentration जो होता है वो नहीं आता था। मतलब मैंने बहुत कोशिश की बट वो हो नहीं पाता था। So this was also a part of the question, but I think you took care of that too. तो इसके So लिए हम लोग that's जब ये अपना स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन वाला जो एक मॉड्यूल करेंगे, एक बार हम इसको लॉजिकली समझ लेंगे, तो इसके बाद फिर हम लोग इसको वीकली मेडिटेशन करेंगे। कि जो कि आप बोल रही हैं वर्तिका, ये कई लोगों का पॉइंट है कि जब मैं कराता हूँ उस टाइम तो अच्छा मेडिटेशन में जा पाते हैं, लेकिन खुद करते हैं तो नहीं जा पाते। ऑब्वियसली ये बात है कि कुछ दिन हमें अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो वो जो अश्विन का आइडिया है कि इनको वीकली मेडिटेशन है, इसको फिर हम लोग कंसिडर करेंगे। वट आर डिफरेंट वेज ऑफ बैलेंसिंग द स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ, इसके ऊपर मैंने बात कर ली है। वट आर दी ऑब्स्टेकल्स इन द स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाउ टू ओवरकम दीज। देखो इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यस अश्विन, यू वांट टू से समथिंग?
नो सर, मैं वही बोल रहा था कि जब आपके साथ कर रहे थे, जैसे आप माइंड थेरेपी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर्सनल जो होता है मतलब काउंसलिंग में, उसका इफेक्ट अलग रहता है। मतलब खुद करने से या बाकी किसी से भी करने से वैसा इफेक्ट नहीं आता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, वही मैं बोल रहा था। राइट, तो इसको बिल्कुल करेंगे हम लोग। डॉक्टर अनामिका, आपका क्वेश्चन था कि like to understand if meditation can help manage overwhelming emotions and reduce constant overthinking। देखो, इसमें ये दोनों चीजें, इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। ना कैसे हो जाएगा? अगर मैंने इनके ऊपर काम नहीं किया है, जैसे मेरे बचपन से जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी वजह से मेरे अंदर, सपोज करिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, अनहैप्पीनेस है, डिप्रेशन है, राइट। अब ये कहाँ है? ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। अगर हम इसको क्लीन नहीं करते हैं, हील नहीं करते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं, तो फिर ये ओवरवेलमिंग इमोशंस को हील करने में मेडिटेशन हेल्प नहीं करेगा, रादर उसको बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमने अपना एक हिप्नोथेरेपी करके और काउंसलिंग करके हमने अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन कर लिया है, अब हम मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव एज अ मेंटेनेंस टूल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम एक बार क्लीन करते हैं, हील करते हैं, तो उसके बाद हमारी लाइफ में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन एक बार हमने हील करने के बाद मेडिटेशन जब डेली करना शुरू करते हैं, फिर लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आते रहें, अब वो उन सारी इमोशंस को हम सिर्फ मेडिटेशन से ही डील कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अब एक हायर लेवल पर मेरी कॉन्शियसनेस जा चुकी है, मेरी एसोसिएशन चेंज हो चुकी है। आज मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? जो मेरे एसेट्स हैं, जो मेरा परिवार है, मेरा रिलीजन है, मेरा नाम है, मैंने जो पढ़ाई करी है, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, ये सारे हमारे झूठे या गलत एसोसिएशंस हैं। तो जब हम एक बार इनसे रिलीज होकर और मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं और रियलाइज कर लेते हैं दैट आई एम द सोल, उसके बाद तो बस ऐसे ही है कि एक कमीज खरीद के लेकर आए थे, खराब हुई तो दूसरी बदल ली। गाड़ी लेकर आए थे, खराब हुई तो हम बहुत ज्यादा उससे चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब तक मैं मानता रहूंगा कि यार मेरी तो आइडेंटिटी जो है मेरी कार से है, अब कार पे अगर जरा सा भी कुछ होगा तो मुझे वो ज्यादा पेन करेगा। So what I say, it cannot be used as a healing, but yes, after healing, it can be used as a maintenance tool, right? डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक चीज इफ आई मे ऐड, Yeah, please sir, please. एक तो इमोशंस जो हैं बेसिकली ये माइंड, मन का फंक्शन है। तो हम जो हैं, हम शरीर और मन तो हैं नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। इट्स ओनली ये सब चीजें तो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हमने एसोसिएशंस बनाए हुए हैं ये। तो इमोशंस आर लिंक्ड विद मन। अगर अमनी अवस्था, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया था, अगर उस स्थिति में हो तो आपको इमोशंस या कुछ भी एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद माइंड वो अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन वो एक अलग स्थिति है जब उस स्टेट में अगर हम आते हैं तो। बट नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में जा पाते हो तो आपको ये चीजें नहीं आएंगी। ये सब चीजें आती हैं, और जब मन के लेवल पर काम कर रहे होते हो तो उस वक्त तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, वो अफेक्ट भी होगा। बट वन हैज टू गेट इनटू अ स्टेट वेयर आप मन को इन चीजों से जब चाहो अपनी मर्जी के हिसाब से डीलिंग कर पाओगे। जब आप उस स्थिति में आना शुरू होते हो तो आप मन का आप इस्तेमाल करते हो, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। मन आपका इस्तेमाल करके आपको इमोशंस में नहीं घसीट रहा है। प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी एंड वी हैव टू डील विद इट। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिस लेवल पर अटकी होगी, जब तक वो वहां से हम उस अटकाव को हटाएंगे नहीं, तब तक मेडिटेशन में जा ही नहीं पाएंगे। अगर हमने एक बार वो सारे अटकाव खत्म करके और मेडिटेटिव स्टेट में चले गए, अब नीचे कोई अटकाव नहीं आएगा, क्योंकि जैसे दिनेश जी ने कहा, मेरी एसोसिएशन मेरी सोल की तरह से हो जाती है, राइट? सो डॉक्टर अनामिका, डज इट हेल्प यू? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? एब्सोल्युटली सर। मैंने पहले भी कहा था कि आई हैव नेवर डन मेडिटेशन, और बहुत लोगों ने कोशिश की, कई बार आपके फ्रेंड्स होते हैं, पर मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ी देर शांत बैठूंगी तो आई हैव थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स कमिंग इनटू माय माइंड। उससे बेटर है कि मैं मेडिटेट ना करूँ, आई फील मच बेटर। तो इसलिए मैं समझना चाह रही थी कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, एंड वेदर एज एन इंडिविजुअल हाउ शुड आई एसेस वेदर आई शुड
go for meditation or not. For me, like meditation is more like doing your work. थोड़ा ज्यादा काम कर लो, that is more like a meditation and a therapy rather than just sitting idle and doing something. So that's why I never got very much associated with doing it on a daily basis or even start it. Right. तो ठीक है. But thank you so much for the information and the knowledge that you have given us on this. That really helps. So मीनू भट्ट हमारे साथ शायद आज कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन है कि आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समाधि, ध्यान एंड 7 चक्रास. तो समाधि जो है वो ऐसा समझे कि जैसे मैंने डुअलिटी की मैंने बात की, तो संसार में हर लेवल पर डुअलिटी हमने डिस्कस किया है, मतलब बाइपोलर है, दोनों जगह पोल्स हैं. ध्यान तक भी हम जब पहुंचते हैं, ध्यान में भी डुअलिटी की स्टेट रहती है. ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान किया जा रहा है, ध्यान तक भी डुअलिटी की स्टेट रहती है. और समाधि में अब डुअलिटी की स्टेट नहीं रहती है, हम उस कॉन्शियसनेस में डूब जाते हैं, जिसको ओशो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं. वो ये कहते हैं कि जैसे एक नमक का पुतला है, नमक का पुतला जब समुद्र में उतरता है ये ढूंढने के लिए कि समुद्र की गहराई कितनी है, अब वो गहराई तो नहीं पा पाता है, लेकिन वो जो नमक का पुतला है वो समुद्र के पानी में डिसॉल्व हो जाता है. अब उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है. वो जो एमनेस है, आई तो ध्यान में खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो एमनेस है, जो होना है, वो भी खत्म हो जाता है. दैट इज ए स्टेट ऑफ समाधि, जहां पे कि ना तो कोई एक्सपीरियंस करने वाला है, ना कोई एक्सपीरियंस करने वाली चीज है. दैट इज ए स्टेट जहां पे हमारा ऋषि उद्घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं. एक बूंद आप समुद्र में डालते हैं, बूंद की अपनी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो ये भी तो कह सकती है कि मैं ही समुद्र हो गई. जैसे कबीर कहते हैं ना कि हेरत हेरत हे सकी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई. तो वो बूंद जो है, खोजता रहा कबीर, खोजता रहा और खोजते खोजते उसने देखा कि बूंद जो है वो समुद्र में ऐसे समा जाती है कि अब बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है. सो दैट इज ए स्टेट ऑफ समाधि. समाधि के जो है इट इज बियॉन्ड वर्ड. जैसे लाउत्से एक संत हुए हैं और लाउत्से ने बहुत ही कम लिखा है, वो भी जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया था एज अ टोल टैक्स. Otherwise, he was not in the mindset of writing, or he was not in favor of writing anything. और लाउड से सबसे पहला स्टेटमेंट वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो चीज शब्द में बांधी जा सकती है वो सच नहीं है. तो जब हम समाधि के लेवल की बात करते हैं ना, वहां पे कोई भी शब्द जो है ना उसको पूरी तरह से सही तरीके से समझा नहीं पाता है. शब्द जो है वो छोटे पड़ जाते हैं. तो मैं जितना क्लोज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने गुरु से सीखा है, तो एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि एक समझो, एक नमक का पुतला बोलता है मैं जाता हूँ समुद्र में, देखता हूँ कितना गहरा समुद्र है. वो कभी समुद्र की गहराई नहीं पहचान पाएगा. इन द प्रोसेस ऑफ सर्च वो खुद डिसॉल्व हो जाएगा एंड ही हिमसेल्फ विल बिकम द पार्ट ऑफ द बिग ओशन. राइट. तो दैट इज अ स्टेट ऑफ समाधि. और ध्यान में क्या है कि ध्यान में अभी भी कुछ डुअलिटी जो है वो बनी रहती है. राइट. ध्यान इज लीडिंग अप टू समाधि. ध्यान इज लीडिंग अप टू समाधि. और जैसे पतंजलि ने कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये तैयारी है, अल्टीमेट इज समाधि. तो ध्यान जो है वो समाधि में जाने की एक कह सकते हैं एक उससे पहला स्टेप है. मिस्टर ब्रज पांडे ने शायद आज कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Can meditation be a supplement of medicine in our in cure of mental health program? Absolutely not. Medicine is part of chemical जो हमारे बॉडी के लेवल पर काम करती है. स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन बॉडी के लेवल पर काम नहीं करेगी डायरेक्टली. तो बॉडी के लेवल पर जो काम मेडिसिन ने करना है वो मेडिसिन ही करेगी. जो काम हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो काउंसलिंग और जो ट्रेनिंग करेगी वो स्पिरिचुअलिटी या वो मेडिटेशन नहीं कर सकती है. जो काम हिप्नोथेरेपी करेगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेगा, वो मेडिटेशन नहीं कर सकता है. ये सब करने के बाद हम मेडिटेशन में जा सकते हैं.
राइट। सो मेडिकेशन को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके। अगर हम ये सोचें क्या काउंसलिंग जो है वो मेडिकेशन को रिप्लेस कर सकती है, एब्सोल्युटली नॉट। क्या हिप्नोथेरेपी मेडिकेशन को कर सकती है, एब्सोल्युटली नॉट। अंतर कैसे पड़ता है कि जब हम काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन ये सारी टेक्निक यूज करते हैं तो क्योंकि हम एक साइकोसोमेटिक हैं, यानी हम मन और शरीर हमारा जुड़ा हुआ है, मन में एंजाइटी कम होगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट मेरे बॉडी पर भी धीरे धीरे कम होगा। जब बॉडी पर इम्पैक्ट कम होगा तब हम मेडिकेशन की जो डोज होती है उसको टेपर करके हम रिड्यूस या तो मिनिमम छोड़ देते हैं और या फिर उसको हम हटाया भी जा सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे कि काउंसलिंग शुरू करी है या हमने मेडिटेशन शुरू किया है तो हम इमीडिएटली मेडिकेशन को ख़त्म कर दें, नहीं। मेडिटेशन के करने से जब बॉडी पर बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएं तब हम मेडिकेशन को कम या छोड़ सकते हैं, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट, द डॉक्टर्स। क्योंकि किसी भी मेडिकेशन को सडनली छोड़ने से नुकसान होता है। मेरे पास ही कई क्लाइंट्स हैं ऐसे जिन्होंने बिना साइकेट्रिक की कंसल्टेशन के उन्होंने मेडिकेशन दवाई छोड़ दी और छोड़ते ही जो है वो जो सिम्टम्स थे वो फिर से रिलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स फिर मेडिकेशन के होते हैं, राइट। सो आई थिंक ये जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, एक रोड मैप मैंने बना दिया है। तो ये जो मैंने जो रोड मैप बनाया है इसको जो लोग आप लोग इंडिविजुअली करते हैं, जैसे वर्तिका ने किया है, अश्विन ने कुछ पार्ट किया है इसका, अगर हम इसको इंडिविजुअली अगर हम करते हैं तो जो मैंने बनाया है इट समवेयर कॉस्ट अराउंड 70,000 रुपीज़। You all know my fees 2,500 for counseling and 7,000 for the meditation या mind therapies। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली करते हैं then that costs around 70,000 rupees। इसको हम एक ग्रुप में कर सकते हैं, that is what I am bringing this concept now today and launching it here, कि अगर हम इसको ग्रुप में करते हैं, जैसे आप जैसे 40% लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, अगर हम वो करते हैं तो then we can do it at a fees of around 25,000 which will be more than 50-60% of discount, around 1/3 of the discount। तो उसमें क्या होगा कि हम सब लोग उसको सीख भी सकते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी रहेगा। और जब हम इन चीज़ों को ग्रुप में बैठ के सीखेंगे तो हम एक दूसरे के क्वेश्चन से भी हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वो मुझे आप मैसेज कर दें। मैं एनीवे इस पर मैं एक पोल भी मैं डाल दूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें कर लें, और अगर हमें लगता है कि एक सफिशिएंट हमारा एक ग्रुप बन जाता है तो फिर हम इस मॉड्यूल को लॉन्च कर सकते हैं एज अ ग्रुप मॉड्यूल। Sir, I have one question. What will be the duration of this entire program and what will be the frequency of interaction with you? इसका इंटरेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है मैं ये रखूँगा कि हम लोग वीक में एक बार 2 घंटे का सेशन प्लान करेंगे। और मोटा मोटा जो मैं इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, सो दिस इज कमिंग अराउंड 13 वीक्स फॉर 2 आवर्स। 13 वीक्स का हमारा ये प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग ये जितने मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं ये सारे टॉपिक्स उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि मेडिटेशन हमें किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। तो अराउंड 13 वीक्स का ये हमारा प्रोग्राम मैंने अभी प्लान किया है एंड एवरी वीक विल मीट फॉर 2 आवर्स। तो हम लोग कन्वीनियंट टाइम में एक हम लोग चूज़ कर लेंगे, जैसे वीकेंड पे करना है तो हम लोग वीकेंड पे कर सकते हैं, राइट। और इसमें हम मेडिटेशन करना भी सीखेंगे और ये जो टॉपिक्स हमने बात किए वो भी करेंगे, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। थैंक यू। राइट। सो राधिका, आपने भी मुझे बताया कि आपने भी जो है मेडिटेशन किया है, सीखा है कहीं से, तो आप काफ़ी देर से हमारे साथ हमारी बातों को सुन रही हैं सब लोगों की। सो व्हाट यू वांट टू शेयर और ऐड? लाइक आपने जो पतंजलि योग सूत्र का कहा वो मैंने योगा इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ा था स्टडी में। तो वो अगर फॉलो करते हैं डेली लाइफ में तो इट गिव्स लॉट ऑफ चेंजेस इन लाइफ। सो यू हैव सेड एवरीथिंग व्हाटएवर। थैंक यू राधिका। और जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं और जो मंत्र आपने, जो म्यूजिक आपने कहीं से भी सीखे हैं, हम उन सब का इस्तेमाल करेंगे अपनी मेडिटेशन टेक्निक्स में। ओके सर, ठीक है। और मैं जो है अपने सारे क्लाइंट्स को एक और टेक्निक भी कराता हूँ विच इज नोन एज टॉफी मेडिटेशन, जो आज तक किसी भी संत ने इसके बारे में या किसी भी मेडिटेशन में किसी ने बात नहीं करी है।
तो Okay. हम टॉफ़ी से साथ टॉफ़ी से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, हम रसगुल्ले से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, हम लड्डू से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो आप मंत्र है लेकर आएंगी, कोई म्यूजिक लेकर, आज Okay. में जो है बहुत बढ़िया एक वो नेचर का कुछ रिकॉर्डिंग्स है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स की साउंड भेजी है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे मेडिटेशन में। तो गुड। So this was our first point, our meditation and spirituality. इसके बाद जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। राइट, सो लास्ट टाइम डॉक्टर अनामिका ने ये पॉइंट रेज किया था कि हम इस कॉन्कर द सक्सेस प्रोग्राम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग लेके जा सकते हैं। तो एक दो पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। इसके अलावा अगर कोई और आपके मन में कुछ और आइडियाज़ हैं कि हम कैसे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक दो पॉइंट्स आए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जस्ट टू स्टार्ट दी कम्युनिकेशन, फिर आप लोगों के जो आइडियाज़ होंगे उसमें है। एक तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई है, अभी तो इसमें मेजॉरिटी वही लोग हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं। अब अगर हम चाहें तो इसको, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो लोग हैं उनको ऐड करने के लिए मतलब उनको भेज सकते हैं, एंड नो फोर्स, इट्स अप टू देम, इट्स देयर फ्री विल। अगर वो चाहें तो वो उसको कनेक्ट कर लें और इस कम्युनिटी का पार्ट बने, और अगर नहीं चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक ये एक मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि अगर हम इस लिंक को शेयर करके, इफ़ यू सेंड इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन दे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। दूसरा मेरे दिमाग में एक पॉइंट ये आ रहा था कि जैसे आप सभी लोग जो हैं अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर हमें एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जो लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में काम करते हैं, राइट, तो अगर हम वहाँ पर एक कॉन्कर द सक्सेस का एक इंट्रोडक्टरी सेशन अगर हम प्लान कर सकें, तो एटलीस्ट वी कैन कन्वे द कॉन्सेप्ट टू मैनी पीपल। चाहे हम छोटे ही ग्रुप्स में करेंगे, लेकिन जहां आप लोगों के जो नोन एरियाज हैं, जो सोसाइटी हैं, स्कूल्स हैं, वर्क प्लेसेस हैं, उन सबको वहां पर हम लोग अगर एक बार कोशिश करें तो उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात, ऑफिसेज हैं जैसे, है ना। और इसके अलावा अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ और आइडियाज़ हैं कि इसको हम कैसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। या राधिका, यू वांट टू से समथिंग? Actually, sir, I tried for the yoga session also in the offices and all, but they have contractors. Like through the basis of contractor, then only they move on. Otherwise, they are not entertaining anybody. ओके, Like in school, colleges also, I talked to many teachers. They said ki we have only once in a year we have some sessions and that's it. But they themselves says that teachers also have a lot of stress and the students also have a lot of stress. But practically we are not working on it. ओके, फाइन, तो एफर्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, पता नहीं क्या एफर्ट से हमें सक्सेस मिलेगी, बट देन लेट्स कीप डूइंग द एफर्ट्स। इफ द इंटेंशन इज देयर तो कुछ ना कुछ रास्ते भी निकलते हैं फिर, है ना। एक और Okay. मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हैप्पीनेस की जर्नी को स्टार्ट किया था लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया है, बीच में रोक दिया है, राइट। तो अगर हम उन फैक्टर्स को एनालाइज कर पाएँ कि आप लोगों के क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि स्टार्ट किया, या बहुत लोगों ने कहा कि हम करना चाहते हैं लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स आपको स्टॉप करते हैं? अगर हम उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, देन प्रोबेबली इट विल हेल्प अदर पीपल आल्सो टू जॉइन। तो अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने
इस जर्नी को या तो शुरू करना चाहते हैं और नहीं किया है, या किया है और बीच में ही उसको अभी होल्ड कर दिया है? चलिए, इस पॉइंट पे भी सोच सकते हैं. देन प्रोबेबली यू कैन जस्ट put your thoughts together and probably in the next meeting we can do a little discussion on that. नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोगों ने ये एक आइडिया भी आया था कि एक गेट टुगेदर करते हैं हम लोग, जो लोग एनसीआर में रहते हैं, एटलीस्ट हम लोग फिजिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल सकते हैं. एंड आई फाउंड आई थिंक अराउंड 18 लोगों ने जो है इंटरेस्ट उसमें शो किया है. तो इसमें हम लोग अब ये देखेंगे कि तो इसको किस तरीके से हमें करना है, किस लोकेशन पर करना है, और कौन सा डेट हम उसमें प्लान कर सकते हैं. मतलब यू वांट टू पुट इट डू इट बिफोर दिवाली, और विल प्रेफरली, कोई किसी ने आइडिया दिया था कि लेट्स डू इट आफ्टर दिवाली, बिकॉज दिवाली में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं. तो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑन दैट? I think after Diwali looks fine. After Diwali looks fine. Okay. Yeah, after Diwali is better. After Diwali is better. Okay. And Dr. Anamika, आपका क्या कहना है? So 25th till 2nd, I'm traveling for work. So if it is during that, I won't be physically present in You are Delhi. going from 25th to? 1st of November, I'll be back. अच्छा, 25th of October to 1st of November. Yes. तो 1st नवंबर के बाद ही रखेंगे फिर. Yes. है ना? That 1st would be नवंबर के great, sir. बाद ही रखते हैं उसको. Yes. और सुभाष जी जो हैं वो तो बॉम्बे से हैं, अश्विन इज फ्रॉम भुवनेश्वर. तो ठीक है, तो एक तो ये रखते हैं फाइनल कि एक तो दिवाली 1st नवंबर के बाद ही प्लान करते हैं इसको, प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जो फर्स्ट वीकेंड आएगा नवंबर में, उसको हम लोग टेंटेटिवली प्रपोज करते हैं. देन लेट्स सी के और लोगों के क्या वो हैं. तो इसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज इन द सेंस, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज इसमें प्लान कर सकते हैं. गेट टुगेदर इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म कि चलो हम 10-15-20 लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं हम लोग मिलते हैं एक साथ, लेकिन इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज हम इसमें कर सकते हैं. Discussion on topics like how to deal with emotions and all. ओके, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म एक तो ले सकते हैं. दूसरा ये है Yes. कि नवंबर में आते आते मौसम भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो कहीं हम एक ऐसे नेचुरल प्लेस पर मिलने की कोशिश करें. जैसे यहाँ पे किसी ने प्रपोज किया था कि जैसे किसी हम पार्क में मिल सकते हैं, या कोई और ऐसे नेचुरल प्लेस पर हम मिलें जहाँ पे कि अब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो वी कैन मीट एट द आउट ऑफ नेचर का भी एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है. तो And sir, हाँ, so one more thing I want to add, sir, if we can have few people, like I haven't done the entire journey with you, it has just been like in the initial stages. But if we can have people who have been with you for the entire, the pillars that you talk about, if they can share their experiences, because that will help us connect more with the entire program and what are the benefits. So that would help. राइट. तो अब हमारे पास अभी तो अश्विन है जो काफ़ी लंबा चले हैं जर्नी में. सो अश्विन, you can say something what Dr. Anamika is asking. हेलो अश्विन. हेलो. हाँ, ओ सर, सॉरी, एक्चुअली वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा था मैम का, मेरा कुछ दिक्कत था नेटवर्क का. अच्छा, तो मैं मिस किया. ओके. तो तो डॉक्टर अनामिका ये बोल रही हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये हैप्पीनेस की जर्नी की है,
वो उनके उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इस जर्नी में वो समझना चाहती हैं. तो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस? अच्छा, ओके ओके. आपके So साथ जो not जर्नी हो रहा necessarily, था, so not necessarily in this meeting. Whenever we are planning this get together, there we can have like few people if they are willing to share their experience, like how they felt through the entire journey. Because हम अगर किसी प्रोग्राम में जाते हैं, then we don't have the clarity in mind. But once we go through the stages, maybe in the end we have a different view about the entire journey. So how was their transition from the stage in which they started the program and in the end? So if they could explain that, I think it would help other people to get motivated. Or अगर doubts किसी के मन में हैं, sometimes you're not able to ask those questions, but maybe उस journey के through it be able to connect more with the program and decide if we have any doubts in our mind. I think this is a good idea. So I think we will have some Achha. people there in the get together. So this is good point in the get together. Then we can have some sort of a sharing or learning from their journey. Right. So this is something we'll try to include that. yeah. Right. So any other point that you want to ask or discuss today? ठीक है, तो फिर इतना ही रखें फिर आज का. One last question I want to ask. Yeah, Radhika. Like you said 15-20 minutes ago, विवान एक सेकंड मम्मा को बात करनी. विवान एक सेकंड मम्मा को बात करनी. You said that कि अगर कोई चाइल्डहुड के इमोशंस रहते हैं और वो प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उससे कैसे डील करें, उसका ऐसा कुछ सोल्यूशन रहता है? हाँ, चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास होते हैं या जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इमोशंस ट्रिगर करती हैं. जैसे लैक ऑफ लव हो सकता है, या फिर लोनलीनेस की फीलिंग हो सकती है, या कुछ कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं. तो इन सब को हम लोग हिप्नोथेरेपी से इसको हील कर सकते हैं. जो भी हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या पेनफुल मेमोरीज हैं, उसको हम हील कर सकते हैं थ्रू हिप्नोथेरेपी. The only solution is hypnotherapy or any other also options are there? नहीं, सिर्फ हिप्नोथेरेपी ही इसका तरीका है. काउंसलिंग से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. काउंसलिंग से थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता है, बट अगर हम इसके कंप्लीट क्योर की बात करते हैं, तो द राइट थेरेपी टू डील विद एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, दैट इज हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी. और उससे जो है हम उन पेन से बाहर आ सकते हैं. राइट. तो अगले फिर हम लोग संडे को सेम टाइम मिलेंगे 9 बजे. एंड द टॉपिक वी हैव ऑलरेडी सीन, विल सी. आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर स्वप्निल विल कवर ऑन ऑब्स्टेकल्स एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट. लेट्स सी इफ शी इज प्रिपेयर्ड, अदरवाइज फिर देखेंगे, नहीं तो कुछ टॉपिक आगे पीछे जैसे करना होगा, वन हु इज प्रिपेयर्ड उनके हिसाब से कर लेंगे. राइट. चलिए, सो आज इतना ही रखते हैं फिर हम लोग. Yes, sir. चलिए, ओके, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night. Bye. Good night. Good night, sir.